गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉन्स्टेंट्स कर रहे थे। कॉन्स्टेंट्स में मैंने आपको टाइप बताई थी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की फर्दर टाइप पढ़ी थी, इंटीजर कॉन्स्टेंट और रियल कॉन्स्टेंट्स। और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के दो टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में क्या आता है, जो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। दे आर ऑफन रेफर्ड कलेक्टिवली एज अ न्यूमेरिक टाइप कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर आपको किसी इंटीजर नंबर को या फिर किसी डेसिमल नंबर को एज अ कांस्टेंट लेना, तो उसके लिए आप कौन से कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। ठीक है। और न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो टाइप आ गई हैं, इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा क्या था, रियल कांस्टेंट्स। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में बताया मैंने अभी आपको, अगर इंटीजर वैल्यू को एज अ कांस्टेंट लेना तो इंटीजर कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो एन इंटीजर कांस्टेंट इज़ एन इंटीग्रल वैल्यूड नंबर दस इट रेफर्स टू एज सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। इसके लिए कुछ रूल्स है जो ध्यान रखने हैं। एक तो क्या कि इंटीजर कांस्टेंट जब आप ले रहे हो तो उसमें कम से कम एक डिजिट ज़रूर लोगे, बिल्कुल खाली नहीं ले सकते। मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट उसमें लोगे। कोमा एंड ब्लैंक्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द कांस्टेंट। जब आप कांस्टेंट ले रहे हो तो उसके अंदर कोमा और ब्लैंक स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते। इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट एंड एक्सपोनेंट। उसके अंदर आप डेसिमल पॉइंट या फिर एक्सपोनेंशियल जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हो इसके अंदर। द कांस्टेंट कैन बी प्रीसीडेड बाय माइनस साइन और प्लस साइन। कांस्टेंट के आगे आप मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आप नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी। अगर आप कोई भी साइन नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कैन नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड। हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक रेंज होती है इंटीजर कांस्टेंट के लिए। आप उसके अंदर ही कांस्टेंट की वैल्यू ले सकते हो, उसको एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है। वो डिपेंड करती है हर एक कंपाइलर टू कंपाइलर पे, यानी कि हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे 16 बिट कंप्यूटर के लिए जो अलाउेबल रेंज है इंटीजर कांस्टेंट की वो ये है। ठीक है। तो आप विद इन दिस रेंज ही उसकी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कैन बी रिटन इन थ्री डिफरेंट सिस्टम। इंटीजर कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप तीन अलग अलग सिस्टम में ले सकते हो। क्या क्या, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल इंटीजर कॉन्स्टेंट। डेसिमल इंटीजर कॉन्स्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स टेकन फ्रॉम सेट 0 to 9। जो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है वो भी डिजिट्स का ही कॉम्बिनेशन लेगा, और लेकिन जो डिजिट्स आप लोगे उनकी वैल्यू आप किस किस के बीच में ले सकते हो, फ्रॉम 0 to 9 इस सेट के अंदर ले सकते हो। इफ़ द कांस्टेंट कंटेन टू और मोर डिजिट, अगर कांस्टेंट एक ही डिजिट है कोई बात नहीं, अगर दो या दो से ज़्यादा डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट मस्ट बी समथिंग अदर देन 0। आगे आप 0 नहीं ले सकते, उसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो। सिंगल डिजिट ले रहे हो तब तो 0 ले लो, दो या तीन चार डिजिट इस तरीके से ले रहे हो तब भी पीछे तो ले सकते हो, लेकिन उसकी फर्स्ट जो डिजिट है उसको 0 नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के। इनको आप आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। फिर दूसरा है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स टेकन फ्रॉम 0 to 7। जैसे वहाँ पर आप कोई भी डिजिट देखोगे 0 और 9 के बीच में मिलेगी, ऐसे ही ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में जो डिजिट्स का आप कॉम्बिनेशन लोगे वो डिजिट्स आप किस किस के बीच में लोगे, 0 से 7 के बीच में लोगे। हावर फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 0। वहाँ उसने कहा था फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए अगर दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स हैं कांस्टेंट के अंदर। यहाँ उल्टा वो कह रहा है, यहाँ पे हमेशा फर्स्ट डिजिट 0 ही लेनी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एज अ ऑक्टल नंबर। अगर फर्स्ट नंबर पर डिजिट लगाई 0 लगाई है तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए, देखो हर एक एग्जाम्पल में फर्स्ट डिजिट क्या मिलेगी, 0, और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 0 और 7 के बीच में है। ठीक है। इसको आप बाइनरी में भी कन्वर्ट, इसको सॉरी आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कैसे लिखते हो, जैसे यही नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखोगे, 1 × 8⁻0। ठीक है। प्लस 5 × 8⁻1 प्लस 5 × 8⁻2, और आगे तो 0 है ही। ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में। उसके बाद है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स बिगिनिंग विद
0x और या 0 कैपिटल X इज़ कंसिडर्ड एज अ हेक्साडेसिमल। जैसे उसमें शुरुआत में फर्स्ट डिजिट 0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ऑक्टल नंबर है, ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डिजिट क्या लोगे 0x, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, हेक्साडेसिमल नंबर को। इट कैन बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन, उसके बाद आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से फॉलो कर सकते हो, टेकन फ्रॉम 0 to 9 और A to F, आइदर अपर केस और लोअर केस कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी रेंज बढ़ गई है, इसमें हम नंबर 0 to 9 और साथ में अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं A to F, और जो अल्फ़ाबेट्स है वो आप लोअर केस में भी ले सकते हो और अपर केस में भी। 0 से 9 तक तो काउंटिंग हो ही गई। उसके बाद A किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, B किसको 11 को, तो इस तरीके से F किसको रिप्रेजेंट करेगा 15 को, ठीक है। सम वैलिड हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट, ये आप नाम से ध्यान रख सकते हो। डेसिमल है तो 10 डिजिट होंगी, तो 0 से 9 तक आई। ऑक्टल है तो 8 डिजिट होंगी, तो 0 से 7 तक आई। हेक्साडेसिमल है तो 16 डिजिट होंगी, तो 16 बनाने के लिए 0 to 9 और फिर आगे 10 to 15 के लिए लेटर्स ले लिए हमने A to F तक, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए हैं इसने हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के 0x, उसके बाद 0x फॉलो किया 2 से, 0x ABCD, ठीक है, 0x 9F। तो ये कैरेक्टर सेट जो इसके हैं उसी में से ही हमने ले रखे हैं ये वैल्यू, और किससे स्टार्टिंग हो रही है 0 और x से, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल कांस्टेंट को। इसी तरीके से इसकी भी जो रेंज है वो हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग है, तो हम जो इसकी रेंज लेंगे वो जो हम इसकी वैल्यू लेंगे वो विद इन द रेंज ही लेंगे, उससे एक्सीड नहीं करेंगे। कुछ इनवैलिड एग्जांपल दिए हैं इसने इंटीजर कांस्टेंट के, आपको ये देखना है कि इनवैलिड क्यों है। देखिए 32,156 क्या लगा दिया इसके अंदर कोमा, इंटीजर कांस्टेंट में के रूल में कोमा था ही नहीं, तो इसीलिए ये हम नहीं ले सकते इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू। इस एग्जांपल में क्या आ गया है डेसिमल आ गया है, इसमें क्या आ गया है एक्सपोनेंट आ गया है। ये कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए थी, यहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रियल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट की सेकंड टाइप क्या थी, रियल कांस्टेंट। अगर हमें डेसिमल या एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ लेनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रियल कांस्टेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। रियल और फ्लोटिंग पॉइंट इज़ अ बेस 10 नंबर दैट कंटेन्स आइदर अ डेसिमल पॉइंट और एन एक्सपोनेंट और बोथ। इसके अंदर हम दोनों ही ले सकते हैं, डेसिमल नंबर भी एक्सपोनेंट भी और दोनों भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये रियल कांस्टेंट के। रियल कांस्टेंट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ये इंटीजर कांस्टेंट में भी था और रियल कांस्टेंट में भी कि कम से कम एक डिजिट आपको लेनी पड़ेगी। सेकंड इसने कहा इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इट मस्ट हैव ज़रूर होना चाहिए एक डेसिमल पॉइंट, ठीक है, वरना इंटीजर और रियल कांस्टेंट में डिफरेंस ही नहीं बचेगा। इट कैन वही इसकी वैल्यू भी हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी, और कोई साइन नहीं लगाते तो क्या अज्यूम कर लेगा वो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। एक्सपोनेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक मैंटिसा और एक एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ये लिया है 1.666 फिर ई फिर 8, तो ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मैंटिसा, और जो ई के बाद वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि 1.6667 इंटू 10⁻⁸ ये है अगर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैंटिसा और एक्सपोनेंट पार्ट को हम किससे सेपरेट करेंगे, ई से। ई आप कैपिटल भी ले सकते हो और स्मॉल भी। जैसे इसने लिखा 1.2 इंटू 10⁻³ है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा 1.2 ई और साथ में -3, ये ई किसके लिए है 10⁻⁴ के लिए, ठीक है। रियल कॉन्स्टेंट्स की रेंज क्या होगी, इंटीजर से ज़्यादा होगी, ज़्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि इसमें हम बड़े नंबर ले रहे हैं, डेसिमल और एक्सपोनेंशियल नंबर्स ले रहे हैं, तो इसकी रेंज हमेशा ज़्यादा होगी। वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगी, वो इसने दे रखा, आप खुद पढ़ कर देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखोगे तो उसके लिए क्या रूल्स ध्यान रखने हैं, मैंटिसा पार्ट और एंड एक्सपोनेंट पार्ट को किससे सेपरेट करना है, लेटर ई से। डिफ़ॉल्ट साइन मैंटिसा पार्ट का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विच शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सपोनेंट पार्ट में भी कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए, वो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो।
द रेंज ऑफ रियल कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये रेंज है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप कॉन्स्टेंट्स ले रहे हो तो 16 बिट कंप्यूटर के लिए रेंज ये रहेगी। ठीक है, तो क्या क्या है, एक तो एक्सपोनेंशियल मैंटिसा और एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमेशा एक लेटर ई से सेपरेट करना है। डिफ़ॉल्ट साइन मैंटिसा पार्ट का पॉजिटिव रहेगा, वैसे आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। एक्सपोनेंट में भी कम से कम एक डिजिट लेनी है और एक्सपोनेंट पार्ट आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, और विद इन द रेंज ही आपको डालना है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, कोमा आ गया है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लिया, तो इसको एज इंटीजर कांस्टेंट ले सकते हो लेकिन रियल कांस्टेंट नहीं। इसमें क्या आ गया, एक्सपोनेंट पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और इसने क्या ले लिया, उसको डेसिमल ले लिया है। ठीक है, तो ये सारे का क्या है, इनवैलिड रियल कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन कोटेशन मार्क्स, या फिर कहें इन्वर्टेड कोमास। अभी तक हम नंबर्स की बात कर रहे थे, अब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या ले सकते हो आप, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है ये, या एक सिंगल चीज़ लोगे आप। अब सिंगल अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, सिंगल डिजिट भी ले सकते हो, कोई स्पेशल सिंबल भी ले सकते हो, लोगे सिर्फ एक ही, और उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर या कहीं सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर डालोगे उस वैल्यू को, तब वो वैलिड माना जाएगा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैव इंटीजर वैल्यूज़। कैरेक्टर कांस्टेंट्स की इंटीजर वैल्यूज़ होती है जो मशीन डिपेंडेंट होती है वो वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर में भी डिफरेंट, हर एक मशीन के लिए अलग अलग इंटीजर वैल्यू लेगा हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, वो क्या लेता है, स्काई वैल्यू ले लेता है। जैसे कैपिटल ए आपने लिखा तो कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या है, 65। फिर इससे आगे कंटिन्यू करते जाओ, कैपिटल बी की 66, सी की 67, इस तरीके से। फिर स्मॉल ए की क्या होती है, 97, फिर स्मॉल बी की 98, फिर 99, इस तरीके से। डिजिट्स में 0 की 48 से शुरू होगी, फिर 1 की 49, इस तरीके से। तो हर एक कैरेक्टर की अपनी एक इंटीजर वैल्यू होती है, वो सिस्टम पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। वाइट स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। इसमें क्या होगा, कई सारे कैरेक्टर्स आपको अगर लेने हैं, यानी कि एक वर्ड लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन इसको आप किस में लिखोगे, डबल कोटेशन मार्क्स में। जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिख रहे थे, इसको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखोगे। कुछ एग्जांपल जैसे इसने दे रखे हैं, ग्रीन, हेलो, इस तरीके से डिजिट्स और स्पेशल सिंबल लिखना है, वेल डन, तो लेकिन लिखोगे किसके अंदर, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। ठीक है, और एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग कांस्टेंट द सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स अ नल कैरेक्टर। हर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऐड में सी कंपाइलर अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या ले लेता है, नल कैरेक्टर ले लेता है। नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं /0 से एज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर होगा। दिस कैरेक्टर इज़ नॉट विजिबल व्हेन द स्ट्रिंग इज़ डिस्प्लेड। जब आप रन करोगे प्रोग्राम को और जब स्क्रीन पर ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी तो वहाँ पर आपको नल कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो, हाउ बाय सर्चिंग ऑफ फॉर द नल कैरेक्टर एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, तो आप देख सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली अगर देखना चाहो तो। वैसे वो जनरली नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में, उसमें हम एक सिंगल अल्फ़ाबेट लेते हैं, एक सिंगल डिजिट और एक सिंगल स्पेशल सिंबल लेते हैं। इसमें हम उनका कलेक्शन लेते हैं। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट अ कैरेक्टर कांस्टेंट लाइक ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग कांस्टेंट ए। अगर आप कैरेक्टर में ए डालते हो और स्ट्रिंग में भी ए ही डालते हो, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट हैज़ एन इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू। कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने बताया उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इंटीजर वैल्यू होगी, वेयर एज स्ट्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि दूसरा लास्ट कैरेक्टर वो क्या ले लेता है, नल कैरेक्टर। तो स्पेसिफाइड ए फॉलोड बाय द नल कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स हो गए ये, एंड डज नॉट हैव एन इंटीजर वैल्यू, और उसकी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती स्ट्रिंग में, सिर्फ कैरेक्टर कांस्टेंट में होती है। तो ये डिफरेंस है कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस और कहें बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। सी सपोर्ट करती है कुछ बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को, जिनका यूज़ किस में होता है, आउटपुट फंक्शंस में होता है। मान लीजिए आप एक पैराग्राफ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, तो जब डिस्प्ले कराते हो तो आउटपुट फंक्शन का यूज़ करोगे। अब आप चाह रहे हो कोई लाइन की नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप एस्केप सीक्वेंसेस या कहीं बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि इन वर्ड्स के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाए, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आ जाए या वर्टिकल गैप आ जाए, तो उनके लिए अलग अलग बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ये प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। आप जैसे बैक स्लैश और उसके साथ जो भी एन लिख देते हो या कोई वर्ड लिख देते हो तो वो आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा उसका कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। वैसे ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ इसने लिस्ट दी है एस्केप सीक्वेंसेस की, साथ में उनका मीनिंग दिया है, उनकी एसकाई वैल्यू दी है। इसमें से जनरली सबसे ज़्यादा आप जो यूज़ करते हो वो स्लैश एन यूज़ करते हो। स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन। अगर आप प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर स्लैश एन यूज़ कर दोगे तो क्या होगा, जहाँ स्लैश एन लगाया उससे आगे फिर वो नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा कर्सर, वो अगली लाइन को नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करेगा। तो ये स्लैश एन वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या दिखाई देगा कि वो नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा आगे, ठीक है, कर्सर। तो इस तरीके से अलग अलग है। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, हॉरिजॉन्टली वर्ड्स के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, स्लैश भी वर्टिकली डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना मीनिंग है। जब प्रोग्राम्स में ही आएंगे तो उनका यूज़ मैं साथ साथ बताती रहूँगी। स्लैश जीरो अभी मैंने बताया ही नल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग प्रोग्राम एलिमेंट्स। प्रोग्राम एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके, जैसे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स अभी आपने पढ़े, आगे आप फंक्शंस पढ़ोगे, एरेज पढ़ोगे, तो इनका नाम आप खुद से देते हो। तो इनकी नेमिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इनको दीज आर डिफाइंड बाय यूज़र, इनको आप खुद डिफाइन करते हो। The identifier should be given relevant and meaningful name so that the program can be easily understood. जो इनका नाम आप रखोगे आइडेंटिफायर्स का, वो रेलेवेंट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि इजीली समझ में आ जाए। जैसे अभी आपने एग्जांपल पीछे मैंने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में आपको सम ऑफ 2 नंबर्स का एग्जांपल दिया था। तो आप पहले 2 नंबर्स लेते हो, तो उनके लिए 2 वेरिएबल मान लो आपने ए और बी ले लिया, ठीक है। उसके बाद इनका सम आपने सी में डाल दिया था, तो सी की बजाय अगर हम SUM सम ही नाम दे दें उस वेरिएबल का, तो वो इजीली मीनिंगफुल हो गया, मतलब रेलेवेंट हो गया। हमें पता चला है कि सम है तो इसका मतलब इसके अंदर इन दोनों नंबर्स का सम ही जा रहा होगा। तो सी की बजाय अगर हम सम वेरिएबल नेम यूज़ करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजीली हम उसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए उसने कहा कि उसका जो आइडेंटिफायर हम ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल नाम आपको उसका रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल इज़ अ डाटा आइटम हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। डाटा आइटम है जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम जब आप रन करोगे उसके दौरान उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल में यही डिफरेंस है। कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू आपने डाल दी पूरे प्रोग्राम में फिर वही वैल्यू रहेगी, चाहे उसको आप कितनी बार रन करते रहो, हर बार वही वैल्यू उठाएगा। और वेरिएबल्स में क्या होगा, हर बार जब आप रन करोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने, इसीलिए वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे आपने एक बार रन किया, आपने मान लो उस वेरिएबल में 9 वैल्यू स्टोर कर दी, दूसरी बार रन किया उसमें आपने 15 वैल्यू डाल दी, तो हर बार आप उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में। तो इसने यही दे रखा है। वेरिएबल में क्या होगा, एक मेमोरी के अंदर जगह फिक्स हो जाएगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टोरेज क्रिएट हो जाएगी अपने आप ही। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर स्टोरेज, उसके लिए एक जगह हो जाती है। तो जब आप उसकी वैल्यू चेंज करते रहते हो वो मेमोरी में भी अपने आप चेंज होती रहती है। कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन में चेंज, मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगी लेकिन उसके अंदर का कंटेंट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। हर बार उसमें आप जो वैल्यू डालोगे पिछली वाली हट जाएगी, वो वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम देते वक्त भी आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होती बात, वो हर बार
इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको वेरिएबल्स का नाम देते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब आप वेरिएबल नेम स्टार्ट करोगे तो उसका नाम एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करोगे, और अंडरस्कोर को भी हम एज अ कैरेक्टर, एज अ लेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम या तो अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से ही उसकी शुरुआत करोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप उसके अंदर डिजिट डाल सकते हो फ्रॉम 0 to 9, लेकिन फर्स्ट फिक्स है। फर्स्ट नंबर पर आप डिजिट नहीं ले सकते, कोई स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते। फर्स्ट पर आप या तो अंडरस्कोर लोगे या फिर कोई लेटर ही लोगे, कोई अल्फ़ाबेट ही लोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई डिजिट भी ले सकते हो 0 to 9। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा है ब्लैंक स्पेस, पीरियड, सेमीकोलन, कोमा, स्लैश, ये सब कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सब वेरिएबल नेम के अंदर अलाउड नहीं है। आप कोई वेरिएबल नेम दे रहे हो, बीच में स्पेस नहीं ले सकते, कोई स्पेशल सिंबल, कोमा, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर रिगार्ड्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, इसमें भी बहुत मिस्टेक करते हैं। सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, आप एक वेरिएबल का नाम दे रहे हो, जैसे आपने वेरिएबल का नाम दिया SUM, एक आपने नाम दिया SUM। ठीक है, एक आपने नाम दिया SUM, इस तरीके से एक आपने दिया SUM, तो ये सारे ही उसके लिए अलग अलग वेरिएबल हैं। कैपिटल में लिख रहे हो तीनों लेटर्स, स्मॉल में लिख रहे हो तीनों लेटर्स, कोई बड़ा लिख रहे हो, कोई छोटा लिख रहे हो, तो ये सारे उसके लिए क्या है, अलग अलग वेरिएबल नेम है, क्योंकि वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, उसके लिए अपर केस, लोअर केस अलग अलग है वेरिएबल है। आप इन चारों को बेशक सम पढ़ रहे हो, लेकिन कंपाइलर के इन चारों को अलग अलग वेरिएबल नेम कंसीडर करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वहाँ पर आपने जो वेरिएबल नेम दिया है, फिर पूरे प्रोग्राम के अंदर आप वही वेरिएबल नेम यूज़ करोगे। ठीक है, कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि कीवर्ड्स आप जिस पर्पज़ के लिए कीवर्ड्स बनाए गए हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग है उनका, उसी के लिए ही यूज़ करोगे उसको। एज अ वेरिएबल नेम, एज अ आइडेंटिफायर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन मोस्ट कंप्यूटर ओनली द फर्स्ट 7 or 8 कैरेक्टर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल नेम। ज़्यादातर कंप्यूटर्स में वेरिएबल नेम में वो, क्योंकि वेरिएबल नेम हमेशा वैसे भी हमें छोटा रखना चाहिए। ठीक है, कि कोई कंफ्यूजन ना हो और बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख भी रहे हो बड़ा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिजिट का होना चाहिए। उसने कहा है फर्स्ट 7 or 8 कैरेक्टर ही वो एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज़ करेगा, फिर ज़्यादा बड़ा लिख रखा तो पीछे की डिजिट्स वो छोड़ देगा। तो कई बार क्या होता है, आपने कोई बहुत बड़ा नाम लिखा, जैसे वेरिएबल _1 लिख दिया, वेरिएबल _2 लिख दिया, तो कई कंपाइलर्स तो इनको अलग कंसीडर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर्स इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे आगे के कैरेक्टर देख रहेंगे, दोनों की 7-8 डिजिट पहली वो क्या है, सेम है, तो उसके लिए वो दोनों एक ही वेरिएबल नेम बन जाएगा। वो बाद में पढ़ ही नहीं पाएगा कि 1 और 2 से उसने अलग कर रखा है। तो आपको इतना बड़ा वेरिएबल नेम नहीं डालना है। ठीक है, और ज़्यादातर वेरिएबल नेम आप रेलेवेंट ही डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको सम का, कि जिससे आपको पता चले कि ये किसके लिए हमने यूज़ किया वेरिएबल, तो वो नाम आप रेलेवेंट ही डालोगे। ठीक है, कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम के एग्जांपल दे रखे हैं। अब देखिए, शुरू में ही 9 दे दिया, फर्स्ट तो आपको अल्फ़ाबेट लेना चाहिए था, डिजिट आप ले ही नहीं सकते, तो ये एज अ इनवैलिड वेरिएबल नेम है, इसको वेरिएबल यहीं यूज़ कर सकते। इसमें क्या कर दिया उसने, बीच में स्पेस डाल दिया पेपर और 3 के बीच में, बल्कि ब्लैंक स्पेस तो अलाउड है ही नहीं। इसमें क्या किया उसने, स्पेशल सिंबल डाल दिया, स्पेशल सिंबल भी वेरिएबल नेम के अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पर ऑटो तो एक कीवर्ड है, तो उसको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है वेरिएबल नेम